हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत और दक्कन क्षेत्र के राज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा हिस्ट्री से संबंधित है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत में उत्तर भारत एवं दक्कन के क्षेत्रीय राज्य। बहमनी राज्य सबसे पहले आता है। बहनी राज्य जो है, इसकी स्थापना बहनी नहीं, बहमनी बहमनी राज्य। बहमनी राज्य के प्रथम शासक कौन थे? अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी वंश की स्थापना की है अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। हसन गंगूबीन को कहा जाता है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह है, हसन गंगूबीन को कहा जाता है। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? तो हसन गंगू था। तो पूरा नाम नहीं बताया, ने भी पूरा नाम नहीं बताया। तो अलाउद्दीन हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह का पूरा नाम क्या है? हसन गंगू है। बहमनी राज्य कब स्थापित हुआ था? तो यह 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। कब इसको बसाया गया है? 14वीं शताब्दी में बसाया गया है। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1347 में इसकी स्थापना की गई थी। 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, 14वीं शताब्दी में, है ना। बहमनी हसन बहमन शाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जाना जाता है जाफर खान। जाफर, इतना बड़ा नाम है, किसी को याद ही नहीं होगा। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को जाना जाता है जाफर खान के नाम से। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? तो बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो पहला था अमीरान ए सादर द्वारा विद्रोह। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना क्यों हुई थी, किन परिस्थिति में हुई थी? तो अमीरान ए सादर द्वारा विद्रोह हुआ था, इसके कारण बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। कौन सा सामंत वर्ग दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो सादा अमीर वर्ग। तो अमीरन ए शादर है ना, मतलब सादा जो अमीर वर्ग है, इन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने एक नेता को बना दिया वहां का शासक। तो बहमनी राज्य की स्थापना के लिए कौन जाना जाता है? तो सादा अमीर जिम्मेदार है। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो गुलबर्गा है। जो बहमनी राज्य है उसकी राजधानी, पहली राजधानी कौन सी है? तो गुलबर्गा है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपने राज्य को कितने प्रांत या तरफों में बांटा है? तो 4 प्रांतों में बांटा है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था कि भैया हम अकेले नहीं कर पाएंगे, भले हम अमीर हैं लेकिन हम कर नहीं सकते, तो 4 भागों में बांट दिया। 4 प्रांत थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। बहमनी किसके ऊपर राज करते थे? तो बहमनी बहुत बड़ा राज्य था, तो यह गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर के ऊपर राज करते थे। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर के ऊपर बहमनी राज्य करते थे। बहमनी का वह पहला मुस्लिम शासक कौन है जिसने दक्कन में हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का निर्णय लिया था? तो यह बहमन शाह है भैया। बड़ा बहम था यहाँ के लोगों को कि ऐसा ना हो यार, बहमन शाह मुस्लिम शासक है, तो शासक बन जाएगा तो हिंदुओं से कर लिया जाएगा, बहुत सारा जजिया कर लिया जाएगा। तो इसने बोला भैया कोई बहम नहीं, हम बहुत अमीर हैं, हम आपसे क्यों लेंगे। तो इसने दक्कन में हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का निर्णय लिया था। किसने? बहमन शाह ने। तो बहमनी का एक पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन में हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था, बहमन शाह के द्वारा। बहमनी के किस सुल्तान ने दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो इनका नाम है तजाउद्दीन फिरोज शाह। देखो, रोज रोज इनकी तारीफ नहीं की जा सकती थी। वेधशाला में जाते थे तो रोज रोज तिजोरी में से अपने वेद का सामान निकालते थे और फिर काम करते थे। तो इन्होंने कहा एक काम करें, पूरा सामान जमा दे रहे। तो दौलताबाद में बहुत सारी दौलत से इनने वेधशाला बनवाई थी। क्या नाम था इनका? तजाउद्दीन फिरोज शाह। बहमनी काल में स्थित है। बहमनी शासक तजाउद्दीन फिरोज के संदर्भ में कौन सा कथन है सही, वो बताना है हमें। तजुद्दीन फिरोज शाह ने बहमनी राज्य की गद्दी संभालने के बाद हिंदुओं को ऊंचे पद पर प्रोन्नत किया था।
उन्नत हिंदू विजयनगर के लब्ध प्रतिष्ठित मुखिया थे, जिन्होंने देवराय प्रथम के साथ गंभीर मतभेद के कारण अपनी निष्ठा परिवर्तित करके बहमनी राज्य के साथ गठजोड़ कर लिया था। देखो, जो बहमनी शासक है तजुद्दीन फिरोज, इसने एक वेधशाला बनाई और इसने बोला कि हम इतना सारा कारभार नहीं संभाल सकते, तो एक काम करते हैं कि जो राज की गद्दी संभालने वाले हिंदू हैं, कुछ ऊंचे पद पर थे, उनको पदोन्नत कर दिया था। और जो ये ऊंचे पद के हिंदू थे वो कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य में इनको प्रतिष्ठित मुखिया का पद दिया गया था। इनके देवराय प्रथम के साथ मतभेद हो गए थे, इसलिए ये कहाँ पर आ गए थे? बहमनी राज्य के साथ गठजोड़ इन्होंने कर लिया था, बहमनी राज्य में आ गए थे। तो अब ऊंचे मुखिया है तो उनको ऊंचे पद देने ही पड़ेंगे। तो तजुद्दीन फिरोज ने बहमनी की गद्दी संभालने के बाद हिंदुओं को ऊंचे पदों पर पनौत किया था, और जो पनौत हिंदू थे वह विजयनगर के लाभ प्रतिष्ठित मुखिया थे। इनका देवराय प्रथम के साथ गंभीर मतभेद हो गया था। अपनी निष्ठा परिवर्तित करके इन्होंने बहमनी राज्य के साथ गठजोड़ कर लिया था या जोड़ कर लिया था। नेक्स्ट आती है, बहमनी के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से वीदर हस्तांतरित करके उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था? तो इनका नाम है शहाबुद्दीन अहमद शाह। बहुत ज्यादा अहम था इनमें। इन्होंने बोला कि हम गुलबर्गा, सबने राजधानी बनाई, हम नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा अलग बनाएंगे। तो ये कहाँ से? गुलबर्गा से लेकर बीदर, और इसका नाम कर दिया मोहम्मदाबाद। कौन है ये? शहाबुद्दीन अहमद शाह है। शहाबुद्दीन अहमद शाह हैं, जिन्होंने गुलबर्गा से बीदर राजधानी स्थानांतरित की है। बहमनी के किस सुल्तान को जालिम या दक्षिण का नीरो कहा जाता है? तो ये है हुमायूं शाह। हुमायूं कहाँ है? अब एक तो अपने उसमें आता है दिल्ली सल्तनत में, मुगलों में आता है ना, मुगलों में आता है हुमायूं। उससे पहले एक हुमायूं आ गया, तो सबने बोला ये जालिम है, जालिम है, जालिम है। तो जालिम या दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता है? हुमायूं शाह को कहा जाता है। घूमते ही रहता था हवाओं हवाओं में, हुमायूं शाह। बहमनी शासक जिसने अपनी क्रूरता के कारण जालिम उपनाम कमाया था, तो ये है हुमायूं शाह। जिनकी क्रूरता के कारण उन्हें जालिम कहा गया है, हुमायूं शाह को। अपने आलसीपन के कारण बहमनी के किस सुल्तान को दक्षिण का नीरो कहा गया है? तो ये है हुमायूं शाह। अपने आलसीपन के कारण बहमनी के ऐसे सुल्तान जिनको दक्षिण का नीरो कहा गया है, तो वो हो जाएंगे हुमायूं शाह। बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? जो अफाकी लोग थे वह ईरान, इराक, तुर्की और अरब देश से आए मुसलमान आप्रवासी थे। कौन थे ये? बहमनी साम्राज्य में जो अफाकी लोग थे वो कौन थे? ईरान, इराक, तुर्की और जो अरब देश है वहां से आए हुए मुसलमान आप्रवासी थे। बहमनी के किस सुल्तान के साथ महमूद गवाह बहमनी राज्य की विख्यात वजीर को राज्य की सेवा में लिया गया था? तो यह अलाउद्दीन अहमद शाह के समय। बहमनी के किस सुल्तान के समय महमूद गवाह बहमनी राज्य का विख्यात वजीर को राज्य की सेवा में लिया गया था? तो अलाउद्दीन अहमद शाह के समय में उसको अपने राज्य की सेवा में लिया गया था। किसको? महमूद गवाह को। बहमनी साम्राज्य का प्रमुख वजीर कौन है? महमूद गवाह है। बहमनी साम्राज्य का प्रमुख वजीर महमूद गवाह। बहमनी साम्राज्य की सेना अपने द्वारा योग्यतम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये है महमूद गवाह। तो बहमनी साम्राज्य की सेवा करने वाला योग्यतम जो प्रधानमंत्री था उसका नाम है महमूद गवाह। महमूद गवाह ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा कदम उठाया था? जो महमूद गवाह हैं, इनके द्वारा जो अमीर वर्ग था उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इसने उनके भूमि अनुदान के आकार को कम कर दिया था। उनके राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में लाने वाले भू क्षेत्र को विस्तृत किया था। उसने गवर्नरों को एक से अधिक किलों पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी थी। तो महमूद गवाह ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए उनके भूमि अनुदान के आकार को कम कर दिया था। उसके राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू क्षेत्र को विस्तृत कर दिया था। उसने गवर्नरों को एक से अधिक किलों पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी थी कि एक से ज्यादा किले तुम नहीं रख सकते। महमूद गवाह की हत्या किसके लिए हानिकारक साबित हुई थी? तो महमूद गवाह प्रधानमंत्री था, वजीर था यहाँ का, तो बहमनी साम्राज्य के लिए हानिकारक हुई थी। महमूद गवाह की हत्या बहमनी साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई थी।
बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण में संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो महमूद गवाह का पतन बहमनी साम्राज्य के पतन की प्रमुख घटना थी। महमूद गवाह की हत्या हुई तो बहमनी साम्राज्य भी चला गया। रोज़त उल इंशा और दीवान ए अश्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो महमूद गवाह ने की है। तो रोज़त उल इंशा और दीवान ए अश्र जो ग्रंथ है वह किसने लिखे हैं? महमूद गवाह ने लिखे हैं। भैया दीवानी का असर था इसलिए उन्हें सब कुछ गवा दिया। रोज की इंशा भी गवा दी। रोज़त उल इंशा, दीवान ए अश्र महमूद गवाह के प्रमुख ग्रंथ हैं। बहमनी साम्राज्य प्रबंधन के अतिरिक्त अमीर ए जुमला से क्या तात्पर्य है? जो अमीर ए जुमला है वह अर्थ मंत्री हुआ करता था। तो बहमनी शासन प्रबंधन के अंतर्गत अमीर ए जुमला अर्थ मंत्री था। जिस दिन आपको ज्यादा अर्थ आ जाएगा तो क्या करोगे? रोज जुम्मे की रात होगी तो भैया जुमला, अमीर ए जुमला अर्थ मंत्री थे। किस बहमनी राजा ने विजयनगर के एक राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो यह फिरोज शाह बहमनी ने। तो बहमनी राज्य था जिसने विजयनगर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, फिरोज शाह बहमनी ने। बहमनी राज्य का अस्तित्व किस मुगल शासक के शासनकाल में समाप्त हो गया था? तो ये है शाहजहां के समय। तो बहमनी राज्य का अस्तित्व मुगल शासक शाहजहां के समय समाप्त हो गया था। बहमनी राज्य एवं विजयनगर के मध्य शत्रुता का कारण कौन सा विवादगत क्षेत्र था? तो जो रायचूर दोआब है उसका क्षेत्र बहमनी और विजयनगर के लिए शत्रुता का कारण था। राय दोनों की चूर चूर हो जाती थी। राय चूर दोआब में बहमनी साम्राज्य की और विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच मध्य जो शत्रुता है वह रायचूर दोआब के कारण थी। बहमनी राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? प्रांतपतियों का विद्रोह। दूसरा था जो प्रांतपति थे उन्हें विद्रोह कर दिया था। बहमनी राज्य के पतन का कारण था प्रांतपतियों का विद्रोह। दक्कन के शासकों द्वारा मध्यकाल में इक्ष्वा इक्ष्वा उपाय अपनाए गए थे जिसका अर्थ क्या था? इस्तवा तो भू राजस्व की रियायती मूल्यांकन। भू राजस्व की जो रियायती मूल्यांकन है वह दक्कन के शासकों द्वारा मध्यकाल में इस्तवा उपाय में लाया गया था जो कि भू राजस्व की रियायती मूल्यांकन है। कौन सा नगर मध्यकाल में दक्षिण भारत में धातु जड़ाई कला के लिए विख्यात है? तो यह है तंजौर। तिजोरी में जड़ाई थी। तो एक नगर जो कि मध्यकाल में दक्षिण भारत में धातु जड़ाई के लिए जाना जाता है तो वो है तंजौर। वह विदेशी यात्री कौन था जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत लिखा है? तो इनका नाम है ई निकितिन के द्वारा लिखा गया। ई निकितिन निकालो, इनको बहम ज्यादा था, इनका बहम निकालो निकालो निकालो। तो ई निकितिन के द्वारा बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत लिखा गया है। एक विदेशी यात्री था। बहमनी राज्य का अंतिम राजा कौन था? इनका नाम था कलीमुल्लाह शाह। कलीमुल्लाह शाह। बहमनी राज्य का अंतिम राजा का नाम क्या है? कलीमुल्लाह शाह है। बहमनी साम्राज्य के किस शासक का शासनकाल न्याय एवं धर्मनिष्ठा के लिए प्रख्यात है जिसके कारण इतिहास में इसे बली सामंत अहमद भी कहा जाता है? तो इनका नाम है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बहमनी साम्राज्य के शासनकाल में न्याय एवं धर्मनिष्ठा के लिए प्रख्यात जिसके कारण इनको इतिहास में बली या संत अहमद कहा गया है? तो इनका नाम है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बहमनी राज्य में सद्र ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो ये धार्मिक और न्यायिक मामलों के मुखिया थे। बहमनी साम्राज्य में सद्र ए जहां किसका मुखिया था? तो धार्मिक और न्यायिक मामलों के मुखिया थे ये। उसके पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य में कितने भागों में विभाजित हो गया था? जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ तो इसके 5 भाग बन गए थे। बीजापुर का आदिल शाही वंश, गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश, अहमदनगर का निजाम शाही वंश, बरार का इमाद शाही वंश और बीदर का वीदर शाही वंश। तो जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ तो 5 भाग बने थे। पहले आते हैं बीजापुर के आदिल शाही वंश, दूसरा गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश, तीसरा अहमदनगर के निजाम शाही वंश, चौथा बरार के इमाद शाही वंश और 5वें आते हैं बीदर के बीदर शाही वंश। नेक्स्ट है बीजापुर। सबसे पहले
बीजापुर के आदिल शाही राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये है यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में। कौन है? बीजापुर है। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी और 1489 में। बीजापुर का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी? फारसी के स्थान पर हिंदवी या दक्कनी उर्दू को राजभाषा बनाया था? तो यह इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने। बीजापुर का वह पहला सुल्तान जिसने शाह की उपाधि धारण की थी, फारसी के स्थान पर हिंदवी या दक्कनी की जो उर्दू थी उसको राजभाषा बनाया था, ये है इब्राहिम आदिल शाह प्रथम। बीजापुर के किस शासक को अबला बाबा या जगत गुरु की उपाधि दी गई है? तो इब्राहिम आदिल शाह को दी गई है, द्वितीय को। किसको? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को दी गई है। प्रथम ने क्या किया है? हिंदवी भाषा लागू की है और शाह की उपाधि धारण की है। फिर आते हैं कौन? बीजापुर के सुल्तान जिनका नाम है अबला बाबा या जगत गुरु, इनको कहा जाता है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता है। बीजापुर के मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसके धर्मनिरपेक्षता की आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे जगत गुरु कहती थी? तो ये है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर का शासक है। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की आस्था रखी थी और इन्हें जगत गुरु कहा गया है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। बीजापुर के किस सुल्तान ने किताब ए नौरस की रचना की है? तो ये है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। इसमें नौरस में हिंदी और जो सूफी संत हैं सबके गीत लिखे हुए थे, है ना। किताब ए नौरस में, किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखी गई है। किताब ए नौरस में उपलब्ध कविताएं जो विभिन्न रागों में गाई गई थी, इसकी रचना किसने की है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने की है। किताब ए नौरश्न पुस्तक जिसमें विभिन्न रागों का गायन लिखा हुआ है, इसकी रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा की गई है। बीजापुर शासकों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा, गरीबों का दोस्त के नाम से जाना जाता है। इन्हें उनके उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु के नाम से भी पुकारा जाता है। सही है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दक्खनी उर्दू, फारसी और तेलुगु में रचनाएं की, अपने पीछे एक विशाल दीवान छोड़ दिए। तो ये भी सही है, बहुत सारे विशाल दीवान छोड़ गए थे। और अली आदिल शाह ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में अकबर से भी पहले आमंत्रित किया था। तो ये भी सही है। तो जो हमारे बीजापुर के शासक हैं उनके बारे में क्या क्या है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा गया है। इनके उदार दृष्टिकोण के कारण इन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दाखिनी उर्दू, फारसी और तेलुगु रचनाएं की और उनके पीछे एक विशाल दीवान छोड़ दिया था। फिर है अली आदिल शाह ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में अकबर से पहले आमंत्रित किया था। अली आदिल शाह ने, बड़ा दिल था इनका आदिल शाह, अली के जितना अली आदिल शाह है ये। फिर आते हैं बीजापुर में ऐतिहासिक गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया है? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा करवाया गया है। जो गोल गुम्बद है उसका निर्माण किसने करवाया है? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया है। वह गुम्बद जो संसार के विशालतम गुम्बद में से एक है, उसे गोल गुम्बद कहा जाता है, बीजापुर में स्थित है। संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है, गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बद कर्नाटक में स्थित है। गोल गुम्बद किसका उदाहरण है? तो आदिल शाही स्थापत्य कला का। गोल गुम्बद किसका उदाहरण है? तो आदिल शाही स्थापत्य कला का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है गोलकुंडा। गोलकुंडा के स्वतंत्र कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की है? तो कुली कुतुब शाह ने की है 1512 से 1518 ईस्वी में। गोलकुंडा में स्वतंत्र कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की है?
कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई है 1512 से 1518 में। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद कहा जाता है। गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। हैदराबाद नगर का निर्माण किसने करवाया है? तो मोहम्मद कुली ने करवाया है। हैदराबाद नगर का निर्माण मोहम्मद कुली के द्वारा करवाया गया है। मोहम्मद कुली के द्वारा बनवाया गया है हैदराबाद नगर। मुस्लिम राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडरों पर निर्मित है? तो वाराणसी। जो गोलकुंडा है वह किस प्राचीन खंडरों पर निर्मित है स्मारक है? तो वह वारंगल के खंडरों पर बनाए हैं। नेक्स्ट आता है मदन्ना किस राज्य के पदाधिकारी थे? तो गोलकुंडा के थे। क्या नाम इनका? मदन्ना। मदन्ना यह गोलकुंडा के पदाधिकारी थे। गोलकुंडा के किस सुल्तान को दक्कनी उर्दू और हिंदवी के जनक कहा जाता है? तो मोहम्मद कुली को जाना जाता है। गोलकुंडा के सुल्तान जिनको दक्कनी उर्दू और हिंदवी का जनक कहा गया है वो है मोहम्मद कुली। फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टेवनियर ने गोलकुंडा की राजधानी नगर को क्या नाम दिया है? तो भागनगर नाम दिया है। फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टेवनियर ने गोलकुंडा की राजधानी को नाम दिया है भागनगर। भाग जाओ भैया, गोलकुंडा से किसने बोला है? टेवनियर ने बोला है। नेक्स्ट आता है अहमदनगर। बहमनी राज्य से पृथक स्वतंत्र अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये मलिक अहमद के द्वारा की गई थी 1490 में। अहमदनगर की स्थापना बहमनी राज्य से पृथक होकर अली अहमद के द्वारा की गई थी 1490 में। अहमद राज्य का संस्थापक कौन है? मलिक अहमद है। अली अहमद नहीं, मलिक अहमद है। अहमद से अहमद है ना, मलिक अहमद है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की थी। ये अकबर के साथ इनका युद्ध हुआ था। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की थी। अब आते हैं अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो अहमदनगर के जो मुगल साम्राज्य है उसमें मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। अहमदनगर के जो निजाम शाही वंश हैं उनका अंत कैसे हुआ था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था और जो यहाँ के हुसैन शाह थे उनको आजीवन कारावास किया गया था। निजाम शाही राज्य में मलिक अंबर ने कृषि एवं राजस्व ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। उनके संदर्भ में सही कथन बताइए। तो मलिक अंबर का संबंध कहाँ से है? अहमदनगर से है और उनके द्वारा कुछ भूमि में प्रशासन में राजस्व में बदलाव किए गए थे। वो इस प्रकार है। मलिक अंबर ने भू राजस्व संग्रहण उगाही को ठेके पर देने की प्रथा समाप्त कर दी, मतलब ठेके से नहीं वसूला जाएगा। उसने अपने भू क्षेत्र का आकलन सरसरी निगाहों द्वारा करने की शुरुआत की थी या नजर पाहनी इसको कहा गया, उसकी शुरुआत की थी। भू राजस्व की अधिकतम दरें भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर उपज का 2/3 हिस्सा हुआ करती थी। तो मलिक अंबर ने भू राजस्व के लिए संग्रहण की जो उगाही ठेका पर देने की प्रथा थी उसको समाप्त किया। भूमि का आकलन सरसरी निगाहों द्वारा या नजर पानी के द्वारा किया गया। पानी भू राजस्व की अधिकतर दरें भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर उपज का 2/3 हिस्सा हुआ करती थी। मलिक अंबर किस राज्य का वजीर था? तो ये था अहमदनगर का। मलिक अंबर कहाँ का राज वजीर था? तो अहमदनगर का वजीर था। मलिक अंबर ने किस राज्य की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो मलिक अंबर ने पुनः प्रस्थापित किया है किसको? निजाम शाही राज्य को प्रतिष्ठापित किया था, पुनः प्रतिष्ठापित किया था निजाम शाही राज्य को। किस दक्षिण मुगल राजाओं के अमीरों ने प्रथम बार मराठों की छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? तो यह अहमद खां के मलिक अंबर ने। तो दक्षिण भारत में यदि मुगलों को रहना है तो मराठाओं की छापेमार युद्ध पद्धति को सीखना पड़ेगा। किसने सीखी थी, प्रशिक्षित किसने किया था? तो ये मलिक अंबर के द्वारा किया गया था। अहमदनगर के जो मलिक अंबर है उन्होंने पहली बार किया था किसी मुस्लिम राज्य में मराठाओं की छापामार युद्ध पद्धति का प्रशिक्षण। नेक्स्ट आता है बरार। अहमदनगर हो गया, अब आते हैं बरार पर। बहमनी राज्य से स्वतंत्र बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की है? तो फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा
1490 में की गई है। तो अहमद शाह भी 1490 में आए हैं और ये भी 1490 में आए हैं। बहमनी राज्य में स्वतंत्र बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाही के द्वारा 1490 में की गई है। बरार में इमाद शाही वंश की राजधानी क्या थी? तो एरिचपुर या गाविल गाविलपुर। तो जो इमाद शाही वंश है इनको नाम दो, इतना सा ग्वाला ही दे दो, एलिच ग्वालियर, है ना। तो बरार के जो इमाद शाही वंश है इनकी राजधानी क्या थी? एलिचपुर थी और गवाल गाविलपुर थी। ग्वालियर नहीं, गाविलपुर थी। तालीकोट के युद्ध में कहाँ के शासकों को विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था? तो बरार के शासकों को जब तालीकोटा का युद्ध हुआ तो विजयनगर के विरुद्ध में किसको आमंत्रित नहीं किया गया था? बरार को नहीं किया गया। वो तो वही बराबर की नहीं हो, तो बताओ। तालीकोटा के युद्ध में बरार को शामिल नहीं किया गया था। राजधानी अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह ने किस पुराने स्थल पर करवाया था? तो अशावल के स्थान पर कराया था। तो जो राजधानी है अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह ने करवाया था और किसके पुराने स्थल पर करवाया था? तो अशावल पर करवाया था। बीदर, बहमनी राज्य से स्वतंत्र बीदर में बीदर शाही वंश की स्थापना किसने की है? तो अमीर अली बीदर शाह के द्वारा की गई है 1526 से 1527 ईस्वी में। बीदर वंश में जो बहमनी साम्राज्य है उससे स्वतंत्र होने के बाद बीदर में बीदर शाही वंश की स्थापना अमीर अली बीदर शाह ने की है 1526 से 1527 ईस्वी में। बीदर के किस सुल्तान को दक्कन की लोमड़ी कहा गया है? तो अमीर अली वरीद को कहा गया है। वीदर इन्हीं के नाम पर रखा गया है, उनमें वरीद का वीदर कर दिया। तो वीदर के जो सुल्तान है उनमें से दक्कन की लोमड़ी किसको कहा गया है? अमीर अली वरीद को कहा गया है, क्योंकि अमीर थे, ऐसा ना हो कि लोमड़ी बन जाए। तो अमीर अली वरीद को कहा गया है दक्कन की लोमड़ी। बीदर का संस्थापक कौन है? अली वरीद है। बीदर का संस्थापक अली वरीद है। दक्कन के प्रमुख राज्य और उनकी स्थापना, संस्थापक और वर्ष। पहले आता है खानदेश, बुरहानपुर में इसकी राजधानी है। राजवंश आता है फारूकी वंश, संस्थापक हैं मलिक रजा और 1399 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। खानदेश की स्थापना बुरहानपुर राजधानी बनाई, फारूकी राजवंश था और संस्थापक थे मलिक रजा। 1399 में इसकी स्थापना की गई। फिर आते हैं बरार, एलिचपुर इसकी राजधानी थी और गाविलगढ़ थी इसकी राजधानी। इमाद शाही वंश की स्थापना हुई थी। फतेह उल्लाह या इमाद शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1484 में। बरार मतलब बराबर बराबर में थे एलिचपुर और गाविलगढ़। इमाद शाही वंश की स्थापना हुई थी, सबको फतेह करके फतेह उल्लाह और इमाद शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1484 में। बीजापुर की स्थापना नौरसपुर थी, बीच के नौरस होते हैं तो नौरस इसकी राजधानी थी। आदिल शाही वंश था, दिल में बीच होते हैं तो आदिल शाही वंश की स्थापना की थी किसने? इशरफ आदिल खां के द्वारा, और ये भी 1489 में। बीजापुर नौरसपुर इसकी राजधानी बनाया। आदिल शाही वंश था, इशरफ आदिल खान थे और 1489 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आते हैं अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना हुई थी, इसकी राजधानी बनी थी जुन्नर, अहमदनगर और खिरकी। निजाम शाही वंश था और मलिक अहमद इसके संस्थापक थे। 1490 में इसकी स्थापना की गई थी। अहमदनगर की स्थापना की गई जब उसकी 3 राजधानियां बनाई गई थी। पहले इनने चुना तो बन गया जुन्नर। अहमदनगर है तो अहमदनगर इसकी राजधानी बनी और उसमें बनाई गई खिड़की। तो अहमदनगर में एक चुन दी खिड़की, चुनार, अहमदनगर और खिड़की। निजाम शाही वंश था, निजाम करने के लिए बनाई थी, मलिक अहमद के द्वारा बनाई गई और 1490 में। फिर आता है गोलकुंडा। गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा ही थी। कुतुब शाही वंश था,
कुली शाह की द्वारा स्थापना की गई थी 1512 या 18वीं 1518 के समय है ना, 1512 या 1518 में इसको बनाया गया था। गोलकुंडा राजधानी गोलकुंडा है, कुतुबशाही वंश है। कुली शाह ने इसकी स्थापना की थी 1512 से 1518 के बीच में। फिर आता है वीदर। वीदर की राजधानी थी वीदर। वरीद शाही वंश था। अमीर अली वरीद इसके संस्थापक थे और 1526 से 1527 में इसकी स्थापना की गई है। बीदर की राजधानी बीदर थी। वरीद शाही वंश था और अमीर अली बीदर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1526 से 1527 में। दक्कन के राज्यों के प्रमुख सेनापति या सरदार। जो दक्कन के राज्य थे इनके प्रमुख सेनापति और सरदार दिखते हैं। राज्य आएंगे फिर आते हैं उनके प्रमुख सेनापति। पहले है बहमनी। बहमनी का सेनापति कौन था? महमूद गवा था। अहमदनगर, इसके सेनापति आते हैं मलिक अंबर, मुक्कल अल दक्कनी। गोलकुंडा में आते हैं मीर जुमला, मंडन और अखना। बीजापुर में आते हैं मुरारी पंडित और अफजल खां। विजयनगर के अंतर्गत आते हैं नरसा नायक, कुमार सवन्ना, रदौला खां और कुमार कंपन। याद करो इनको पहले तो। बहमनी, तुम्हारा बहम हम गवाह कर देंगे, महमूद गवाह। अहमदनगर में आते हैं, ये तो फेमस ही है, मलिक अंबर याद ही रहता है। और दक्कन की क्या है? मुक्कल खां डक्कनी, सबको मुक्का देते हैं और डक्कनी देकर मलिक अंबर अहमदनगर के हैं। और इनके साथ कौन है? मुक्कल खां डक्कनी है। फिर आता है गोलकुंडा। ओके, गोल 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 क्या होता है? गुलाब जामुन होता है, तो मीर जुमला। गोलकुंडा मतलब गोल गोल क्या है? रसगुल्ला। जुमला गुलाब जामुन भी तो होती मीठी, गोल गोल है ना। मदन्ना और अखाना। आखाना, आगे खाना है, मदन्ना मत को खाना है, मदन्ना, मदन्ना अखन्ना और गोल जुमला। गोलकुंडा की कौन कौन सी? मीर जुमला थी, मदन्ना थी और अखना थी। बीजापुर में कौन कौन है? मुरारी पंडित और अफजल खां। तो मुरारी पंडित ने सारे बीज जला दिए। मुरारी पंडित और अफजल खां बीजापुर से हैं। फिर आता है विजयनगर साम्राज्य। विजय हो, सब नरसों की विजय हो, तो नरसा नरसा नायक सबका स्वप्न ही है, तो सवन्ना, सबको संभालना पड़ेगा ना। रदौला, दौड़ दौड़ के, इतना मतलब विजयनगर में देखो, विजय होने के लिए नरसा ने स्वप्न में दौड़ लगाई, सब कांप गए, सब कब गए। तो नरसा, सुगन्ना, रदौला और कंपन, ये विजयनगर साम्राज्य के क्या हो जाएंगे? सेनापति हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है जौनपुर। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, जौना खां की स्मृति में जौनपुर को बसाया गया था। जौना खां की याद में जौनपुर नगर को बसाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खां। जौनपुर नगर की स्थापना की किसने थी? तो उसके भाई ने, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। 15वीं से 16वीं शताब्दी में शर्की राज की राजधानी क्या थी? जौनपुर थी। 15वीं से 16वीं शताब्दी में जो शर्की राजवंश था उसकी राजधानी क्या थी? जौनपुर थी। जौनपुर में एक स्वतंत्र शर्की राज की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। खाजा जहां इसका नाम है। तो जौनपुर में एक स्वतंत्र शर्की राज की स्थापना की थी मलिक सरवर के द्वारा। ख्वाजा जहां इसका नाम है। किस सुल्तान को भारत का सिराज कहा गया है? तो जौनपुर को। तो एक स्थान जिसको कहा गया है भारत का सिराज, जौनपुर को कहा जाता है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज कहा गया है या भारत का सिराज कहा गया है? तो जौनपुर को पूरब का सिराज और भारत का सिराज कहा गया है जौनपुर को। शर्की वंश का सबसे महान शासक कौन था? इब्राहिम शर्की था। शर्की वंश का सबसे महान शासक कौन था? इब्राहिम शर्की था। तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर किसने जौनपुर में एक स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की थी? तो मलिक सरवर के द्वारा की गई थी, सुल्तान उस सर्क के द्वारा। तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर किसने जौनपुर में एक स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की थी? मलिक शरवर ने। सुल्तान उस शर्क उसको कहा जाता है। शर्की साम्राज्य का कौन एक
शासक किन्नर था, तो ये है मलिक सरवर। सरकी साम्राज्य का एक शासक जो किन्नर था वो कौन हो जाएगा? मलिक सरवर हो जाएगा। किस सरकी शासक के काल में जौनपुर मुस्लिम विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था? तो इब्राहिम शाह शर्की के शासनकाल में। सरकी शासक के काल में जौनपुर मोहम्मद या मुस्लिम विद्या का एक केंद्र बन गया था। जौनपुर किसके समय बन गया था? तो इब्राहिम शाह सरकी के काल में। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? इब्राहिम शाह के द्वारा करवाया गया है। इसी के द्वारा मुस्लिम विद्या का केंद्र जौनपुर को बनाया गया था। अटाला मस्जिद भी इसी ने बनवाई थी। जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है इसके विषय में सही कथन बताइए। तो अटाला मस्जिद इसे सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने बनवाया था, सही है। यह वास्तुकला का अति उत्तम नमूना है, ये भी सही है। इसमें मीनारे नहीं है, तो ये भी सही है। तो जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है इसको सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने बनवाया था। वास्तुकला का अति उत्तम नमूना है, इसमें मीनारे नहीं है। नेक्स्ट आता है संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए कौन सा राजा सुल्तान कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो यह सुल्तान हुसैन शाह शर्की। संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए राजा, सुल्तान और कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया है, यह किया गया था सुल्तान हुसैन शाह शर्की को। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो मालवा और जौनपुर से संबंधित है। जैन ग्रंथ जो कल्पसूत्र है इसकी जो प्राचीन चित्रकारी है उसको संबंध मालवा और जौनपुर से संबंधित है। सरकी राज्य का वह प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो यह है मुबारक शाह। मलिक करण फूल इनको कहा जाता है। तो भैया मुबारक हो, इन्हें अपने सिक्के डलवा दिए। तो जौनपुर शर्की शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के डलवाए थे और इसकी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह, मलिक कर्ण फूल इनको कहा जाता है। जौनपुर शासक में सरकी का सरकी वंश उनका अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। तो जौनपुर राज्य का सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह। नेक्स्ट आता है मालवा। मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिलावर खां गौरी ने की थी, दिल से की थी। तो मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना दिलावर खां गौरी के द्वारा की गई थी। मालवा के शासक हुसैन शाह ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो मांडू को बनाया था। तो जो मालवा का शासक था हुसंग शाह उसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? मांडू को बनाया था। मांडू की स्थापना किसने की थी? तो हुसंग शाह के द्वारा की गई थी, इसलिए उसने अपनी राजधानी बनाया था मांडू को। तो मांडू को राजधानी किसने बनाया या स्थापना किसने की थी? हुसंग शाह ने की थी। मालवा में खिलजी वंश की नींव किसने डाली थी? तो महमूद शाह के द्वारा डाली गई थी। मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली थी महमूद शाह के द्वारा। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। जिस तरह शिविर उसका घर बन गया था, युद्ध का मैदान उसके लिए आरामगाह बन गया था, अपने अवकाश के समय को वह इतिहास ग्रंथों और संसार के विभिन्न राज दरबारों के संस्मरणों के सुनने में बिताता था। फरिश्ता का उपयुक्त कथन किस सुल्तान के लिए है? तो यह महमूद खिलजी प्रथम के लिए है। तो देखो महमूद खिलजी के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था, इनने क्या किया था? खिलजी वंश की नींव डाली थी, इतना ये फेमस था महमूद खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कर दी। क्योंकि ये इतना अच्छा क्यों था? क्योंकि इसने अपने जो शिविर है उसको घर बना लिया था, अपने जो युद्ध का मैदान है उसको आरामगाह बना लिया, और जब फ्री रहता था तो अपने इतिहास ग्रंथ और जो संसार के विभिन्न राज दरबार है उनके संस्मरण को सुनता था। ये किसने कहा है? फरिश्ता ने कहा है। किसके बारे में? महमूद खिलजी प्रथम के बारे में। किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शफा अस्पताल का निर्माण करवाया? तो यह महमूद खिलजी प्रथम। मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शफा अस्पताल का निर्माण करवाया है महमूद खिलजी ने। मालवा के किस सुल्तान की मृत्यु मदरा के नशे में झील में डूबकर हो गई थी? तो ये नसरुद्दीन है। नशे देखो, मदरा के नशे में थे नसरुद्दीन और झील में जाके डूब गए। मालवा के सुल्तानों का सही क्रम बताइए। तो पहले आते हैं महमूद शाह गौरी, फिर आते हैं महमूद खिलजी प्रथम, फिर ग्यास शाह नासिर, फिर नासिर शाह।
तो पहले आते हैं मोहम्मद शाह गौरी, महमूद खिलजी प्रथम, गियास शाह और उसके बाद आते हैं नासिर शाह। 1561 में अधम खां और पीर मोहम्मद खां के मालवा पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? बाज बहादुर था। जब आदम खां ने और पीर मोहम्मद खां ने मालवा पर 1561 में आक्रमण किया तब वहां पर बाज बहादुर था, धर्म की पीर की। तो आदम खां और पीर मोहम्मद खां ने मालवा पर आक्रमण किया, बाज बहादुर वहां पर शासक था और रूपमती इनकी रानी थी। गुजरात के किस शासक ने महमूद द्वितीय को पराजित किया था और मालवा को अपने राज्य में ला लिया था? उनका नाम था बहादुर शाह। गुजरात से आए थे, महमूद द्वितीय को हराया और मालवा पर अधिकार कर लिया बहादुर शाह ने। इसके साथ हमारा मालवा होता है कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट गुजरात पर। तैमूर के आक्रमण के पश्चात उत्पन्न हुए अव्यवस्था का लाभ उठाकर किसने गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी गुजरात में? तो इनका नाम है जाफर खान, जिनका मुजफ्फर शाह इनको कहा जाता है। और जाफर फौरन जैसे तैमूर लंका ने आक्रमण किया, उसके बाद जो अव्यवस्था थी उसका लाभ उठाकर एक गुजरात में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। किसने? जाफर खान ने। गुजरात की स्वतंत्र सत्ता किसने स्थापित की थी? जाफर खान ने। इसको मुजफ्फर शाह भी कहा जाता है। गुजरात में इसकी द्वारा स्थापना की गई थी। किस शासक को गुजरात राज्य की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो गुजरात स्वतंत्र हुआ, उसका वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो अहमद शाह प्रथम को माना जाता है। लेकिन जाफर खान ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन उसने अच्छी से व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया था, तो इसलिए अहमद शाह प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसलिए अहमदाबाद जो है कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद नगर की स्थापना अहमद शाह ने की। देखो, अहमद शाह प्रथम ने वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुजरात का, और अहमद शाह प्रथम के द्वारा अहमदाबाद नगर की स्थापना भी की गई थी। राजधानी अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह ने किस पुराने अवस्थल पर की थी? तो ये है उशावल पर। तो अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह के द्वारा किया गया था उशावल पर। गुजरात का कौन सा सुल्तान है जो इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है महमूद शाह। बेगड़ा की जगह इन्हें शाह लगा दिया, तो महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है महमूद शाह प्रथम। गुजरात का कौन सा सुल्तान है जो इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है? तो फतेह खां। महमूद बेगड़ा, इसकी जो क्या बोल सकते हैं, बेगड़ा नहीं पता, याद ही नहीं होगा। तो महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है फतेह खां को। महमूद शाह इनको जाना जाता, तीन नाम है इसके, महमूद शाह प्रथम, फतेह खान और महमूद बेगड़ा। गुजरात के सुल्तानों में कौन महानतम शासक है? तो महमूद बेगड़ा। गुजरात के सुल्तानों में महानतम शासक कौन हो जाएगा? महमूद बेगड़ा हो जाएगा। गुजरात के किस शासक ने गिरनार पहाड़ियों की तलछटी में मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की थी? तो महमूद बेगड़ा ने की थी। गुजरात के पास गिरनार पहाड़ियों की तलछटी पर मुस्तफाबाद की स्थापना किसने की है? महमूद बेगड़ा के द्वारा की गई है। बारबोसा ने गुजरात के किस शासक के विषय में लिखा है कि बचपन से ही उसे किसी जहर का नियमित सेवन कराया जाता था, अतः यदि उसके हाथ में कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह फूल कर तुरंत मर जाती थी। तो यह महमूद बेगड़ा। वाह यार, इसके बारे में किसने लिखा है? बारबोसा के द्वारा लिखा गया है कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही एक जहरीला पदार्थ सेवन कराया जाता था, यदि मक्खी उसके हाथ पर आके बैठ जाती थी वो तुरंत ही मर जाती थी। महमूद बेगड़ा के बारे में ये कहा है बारबोसा ने। गुजरात के किस सुल्तान को उनकी उदारता के कारण जरबख्श अर्थात स्वर्ण दान करने वाला कहा गया है? तो ये कौन है? फतेहाबाद अर्थात महमूद बेगड़ा। महमूद शाह प्रथम को कहा गया है गुजरात का जरबख्श अर्थात स्वर्ण दान करने वाला। अहमदाबाद की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो अहमद शाह प्रथम ने करवाया। जो अहमदाबाद में जामा मस्जिद है उसका निर्माण अहमद शाह प्रथम ने करवाया है। मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान बदउद्दीन दमामीन ने किस सुल्तान के समय गुजरात की यात्रा की थी? तो यह अहमद शाह के शासनकाल में। मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान है बदउद्दीन दमामीन ने सुल्तान के किस
के समय गुजरात की यात्रा की है? तो इसका नाम है अहमद शाह के शासनकाल में। गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से समुद्र में डुबोकर मार दिया था? तो ये है बहादुर शाह। बहादुर शाह इतना बहादुर था, मालवा आके लूट लिया, लेकिन इनको पुर्तगालियों ने धोखे से समुद्र में डुबा दिया। तो बहादुर शाह। किस पुर्तगाली सूबेदार ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को धोखा देकर समुद्र में डुबा दिया था? तो इनका नाम है नीनो दी कुन्हा। वाह यार, नीनो दी कुन्हा ने कौन ही मारी और बहादुर शाह डूब गए। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह को धोखे से समुद्र में डुबाकर मारा था किसने? नीनो दी कुन्हा को। ये कौन था? पुर्तगाली सूबेदार था। मुगल शासक बाबर के काल में गुजरात पर किसका शासन था? तो बहादुर शाह का था। जब बाबर आया तो गुजरात पर बहादुर शाह शासन कर रहे थे। अब है कश्मीर। कश्मीर की वादियां। कश्मीर में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना किसने की है? तो सोहादेव या सहदेव के द्वारा की गई है। तो भैया जैसे ही कश्मीर से 370 हटी तो सबने बोला कि भैया हम बनेंगे दूल्हा, सब अपने सेहरा सजा के बैठे थे। तो सोहरादेव या सहदेव के द्वारा स्थापना की गई है कश्मीर में हिंदू राज्य की। कश्मीर का पहला मुसलमान शासक कौन था? शमशुद्दीन शाह या शाह मिर्जा को कहा जाता था। शाम को आया और इसने स्थापना कर ली। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो शमशुद्दीन शाह। इनको शाह मिर्जा भी कहा गया है। शाह मिर्जा ने कश्मीर के सिंहासन पर कब कब्जा किया था? तो इनके द्वारा 1339 में शासन किया गया है। तो शमशुद्दीन या शाह मिर्जा के द्वारा कश्मीर के सिंहासन पर कब्जा किया गया है 1339 को। कश्मीर के किस शासक ने अपनी राजधानी इंदिराकूट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की थी? तो शहाबुद्दीन। कश्मीर के किस शासक ने अपनी राजधानी इंदिराकूट से हटाकर अलाउद्दीनपुर अर्थात श्रीनगर में स्थापित की थी? तो इसका नाम था शहाबुद्दीन ने। किसने की थी? शहाबुद्दीन ने की थी। तैमूर के आक्रमण के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो सिकंदर था। तैमूर लंक ने जब आक्रमण किया था तो कश्मीर में सिकंदर बैठा था। कश्मीर के किस सुल्तान के विषय में फरिश्ता ने लिखा है कि सुहा भट्ट के सुझाव पर सुल्तान ने आज्ञा दी कि सभी ब्राह्मण तथा विद्वान हिंदू मुसलमान बन जाएं और जो इस्लाम धर्म स्वीकार ना करे वह घाटी कश्मीर से निकल जाए। इस सिकंदर के विषय में कहा गया था। तैमूर लंक ने भी इसी के समय आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने कहा था कि जितने भी सुहा भट्ट के सुझाव, इसका एक सहायक था जिसने सुहा भट्ट के सुझाव पर कहा था सुल्तान ने कि सभी ब्राह्मण विद्वान हिंदू हैं वह मुसलमान बन जाएं, जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर सकता वह कश्मीर घाटी से बाहर निकल जाए। सिकंदर ने कहा था। सुहा भट्ट ने सुल्तान पर इतना दबाव बनाया कि उसकी सलाह पर सुल्तान ने सभी ब्राह्मण और शिक्षित हिंदुओं को आदेश दिया कि उन्हें मुसलमान बन जाना चाहिए। जो इस्लाम नहीं कबूल करना चाहते उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। उपयुक्त कथन फरिश्ता ने कहा है किस सुल्तान के बारे में कहा है? तो कश्मीर के सुल्तान सिकंदर के बारे में ये बात कही गई है फरिश्ता के द्वारा। हिंदू मंदिर और मूर्तियों को अधिक मात्रा में नष्ट करने के कारण कश्मीर के किस सुल्तान को बुच्चिकन कहा गया है? तो इस सिकंदर को कहा गया है। हिंदू मंदिर और मूर्तियों को सबसे ज्यादा तोड़ने नष्ट करने के लिए कश्मीर के किस सुल्तान को बुच्चिकन कहा गया है? सिकंदर को कहा गया है। कश्मीर का सोहाभट्ट नामक ब्राह्मण जिसने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था किस सुल्तान का प्रधान सेनापति था? तो ये सिकंदर का था। बाप रे, देखो सोहाभट्ट कौन है? एक ब्राह्मण था लेकिन उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और सेनापति बन गया किनका? सिकंदर शाह का। और इसने बोला सिकंदर से कि भैया जितने लोग ब्राह्मण हैं हिंदू हैं यदि वो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते तो उनको घाटी से बाहर निकलने को बोलो। सोहाभट्ट। वाह यार, इतिहास में नाम लिखवा दिया इनने। सोहाभट्ट कौन थे? ब्राह्मण थे, इस्लाम स्वीकार किया था। वह प्रमुख ईरानी आप्रवासी सूफी संत सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी के कश्मीर आगमन के समय वहां का सुल्तान कौन था? सिकंदर था। तो जो
प्रसिद्ध ईरानी आप्रवासी सूफी संत हैं सैयद अली हमदानी। उनका पुत्र है सैयद मोहम्मद हमदानी। यह जब कश्मीर में आए तो उस समय वहाँ का शासक था सुल्तान। किस सुल्तान की उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा गया है और मूल नियंत्रण व्यवस्था के लिए कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा गया है? तो ये है सुल्तान जैन उल आवादीन। कश्मीर के किस सुल्तान ने गो हत्या निषिद्ध कर दिया था और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये कौन है? सुल्तान जैनुल आवादीन है। कश्मीर के ऐसे सुल्तान जिन्होंने गो हत्या निषिद्ध कर दी और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, सुल्तान जैनुल आवादीन। कश्मीर का कौन सा विद्वान सुल्तान था जो कि फारसी, तिब्बती, संस्कृत और कई अन्य भाषाओं को ज्ञाता था? तो जैन उल आवादीन है, जो कि कश्मीर के एक शासक रहे हैं। इनको फारसी, तिब्बती, संस्कृत और कई अन्य भाषाएं आती थी। सुल्तान जैन उल आवादीन। कश्मीर का कौन सा सुल्तान है जो कुतुब उपनाम से कविताएं लिखता था? तो जैन उल आबिदीन है, जो कि कुतुब नाम से क्या लिखता था? कहानियां लिखता था। कश्मीर के किस सुल्तान ने शिकायतनामा नामक ग्रंथ लिखा है? तो जैन उल आबादीन ने लिखा है। तो कश्मीर का कौन सा सुल्तान है जिसने शिकायतनामा ग्रंथ लिखा है? तो जैन उल आबादीन के द्वारा लिखाया गया है। कश्मीर का वह सुल्तान कौन है जिसने अपने शिक्षक को सम्मानित किया था? तो सुल्तान जैन उल आबादीन ने। तो कश्मीर का एक ऐसा सुल्तान जिसने अपने शिक्षक को सम्मानित किया था, सुल्तान जैन उल आबादीन ने अपने शिक्षक को सम्मानित किया था। और शिकायतनामा जो ग्रंथ है वह खुद लिखा है जैनुल आबादीन ने। बहुत सारी शिकायतें थी इसको, बहुत सारी शिकायतें लिख दी जैनुल आबादीन ने। किस सुल्तान को कश्मीर लोगों ने बुडशाह अर्थात महान नरेश की उपाधि से सम्मानित किया है? तो जैन उल आबादीन को। तो ऐसा सुल्तान जिसको कश्मीर के लोगों ने बुडशाह या महान नरेश की उपाधि से सम्मानित किया है, जैन उल आबादीन को। कश्मीर के शासक जैन अलाउद्दीन के संदर्भ में सत्य कथन है। सुल्तान जैन उल आबादीन ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे। वे ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे, उनके साथ चर्चा करना पसंद करते थे। उनके शासनकाल के दौरान सैयद मोहम्मद रूमी, काजी सैयद अली सिराजी, काजी जमाल एवं सैयद मोहम्मद सिस्तानी अपने अपने देशों को छोड़कर कश्मीर में उत्प्रवास हो गए थे। तो जैनुल आबादीन के बारे में कहा जाता है वह ज्ञान के बड़े संरक्षक थे। उनवे ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे और हमेशा चर्चा करते थे। उनके शासनकाल में सैयद मोहम्मद रूमी, काजी सैयद अली शियाजी, काजी जमाल, सैयद मोहम्मद सिस्तानी अपने अपने देशों को छोड़कर कश्मीर में आके उत्प्रवास हो गए थे। कि ज्ञानी कहाँ जाएगा? ज्ञानियों में जाएगा। कश्मीर के जैनुल आबादीन के आदेश पर महाभारत और राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तो इनको फारसी अनुवाद में अनुवादित किया गया है। जैनुल आबादीन ने कश्मीर के जो प्रमुख ग्रंथ हैं महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद अपनी फारसी भाषा में करवाया था। किसने सर्वप्रथम जजिया या गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर समाप्त कर दिया था? तो ये है जैन उल आबादीन ने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया था। कल्हड़ ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण किसकी आलोचना की थी? तो हर्ष की थी। तो मंदिर में बहुत सारा कोष था, तो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है कि हर्ष ने सब अपने उसमें जब्त कर लिया था। तो मंदिर कोष को जब्त करने की आलोचना किसने की है? कल्हड़ ने की है, हर्ष की। सुगंधा देवी जिनकी आसीन लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलाए गए थे, वह कहाँ की रानी थी? तो ये कश्मीर की रानी थी। सुगंधा देवी जिसने आशीन लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे, वह रानी थी कश्मीर की। किस सुल्तान ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उनका नाम है ललितादित्य मुक्तापीठ ने। तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा। जैसे तेज हवाएं पेड़ों को बर्बाद कर देती हैं और टिड्डियों के दल साली की फसलों को तहस नहस कर देते हैं, उसी तरह से यवनों ने
कश्मीरी परंपराओं को नष्ट कर दिया है। कश्मीर राज्य मलेच्छों की दृश्यतापूर्ण व्यवहार से ग्रस्त है। कश्मीर के बारे में यह उपयुक्त कश्मीरी इतिहासकार कौन है? तो उनका नाम है जॉन राज। इनका भी राज था भैया। ये जिस जोन में आके बोल रहे हैं ये वही जोन है। तो जॉन राज ने इसके बारे में कहा था कि जैसे तेज हवाएं वृक्ष को बर्बाद कर देती हैं, टिड्डी फसलों को तहस नहस कर देती हैं, उसी प्रकार यवनों ने कश्मीर की परंपरा को नष्ट कर दिया है। मलिच्छुओं की दुष्टता का व्यवहार कश्मीर को ग्रस्त कर रहा है। कश्मीर के बारे में ये कश्मीरी इतिहासकार हैं जॉन राज के द्वारा ये कहा गया है। कौन सा एक क्षेत्र तारीख ए रसीदी के लेखक मिर्जा हैदर गोलत द्वारा एक मध्यकालीन सुल्तान के रूप में सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है? तो कश्मीर है। तारीख ए रसीदी में के जो लेखक हैं मिर्जा हैदर गोलत द्वारा मध्यकालीन सुल्तान के रूप में शासित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कश्मीर है। कल्हड़ की राज तरंग ने वर्णित कश्मीर का अंतिम राजा कौन था? जय सिंह था। कल्हड़ की राज तरंगिणी में वर्णित कश्मीर का अंतिम राजा था जय सिंह। नेक्स्ट आता है बंगाल। सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय प्रांतों में सबसे अधिक विद्रोह कहाँ पे हुए हैं? तो बंगाल में हुए हैं। सल्तनत काल में जो भारतीय प्रांत में देखो, उत्तर भारतीय प्रांत में सबसे ज्यादा विद्रोह बंगाल में हुए हैं। बाद से विद्रोह, बाद से बंगाल। बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए किस सुल्तान ने बंगाल को 3 प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया है? तो ये है ग्यासुद्दीन तुगलक। भैया अच्छे से शायद नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं हम बड़े बंगाल को, इसलिए विद्रोह हो रहे हैं। तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को नियंत्रण करने के लिए 3 प्रशासनिक संभागीय क्षेत्र बनाए थे, या विभाजित कर दिया था उसको। बंगाल के प्रांतीय विभाजन को समाप्त करके कौन संयुक्त बंगाल का शासक बना था? तो पूरा बंगाल को 3 भागों में बांट दिया, उसको फिर से संयुक्त किया और उसका शासक बन गया हाजी इलियास। शमशुद्दीन इलियास शाह भी इसको कहा जाता है। तो भैया एक एक इलिया को जोड़ दिया इसने। हाजी इलियास शमशुद्दीन इलियास शाह के द्वारा इस पर शासन किया गया था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 प्रशासकीय संभाग उत्तरी बंगाल, पूर्वी बंगाल और दक्षिणी बंगाल में विभाजित किया था। इन संभागों की राजधानी क्या थी? तो उत्तरी की थी लखनौती, पूर्वी की थी सोनारगांव, दक्षिण बंगाल की थी सतगांव। तो ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा बंगाल को प्रशासनिक संभाग में 3 भागों में बांटा गया था। उत्तरी बंगाल की राजधानी बनाई थी लखनौती, पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई थी सोनगांव या सोनारगांव, और जो दक्षिण बंगाल है उसकी राजधानी बनाई थी सतगांव। ग्यासुद्दीन आलम शाह की मृत्यु के पश्चात किस हिंदू जमींदार ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था? तो इनका नाम है राजा गणेश। तो ग्यासुद्दीन आलम शाह की मृत्यु के पश्चात हिंदू जमींदार जिन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया, तो ये कौन थे? राजा गणेश थे। मतलब जैसे ये आलम शाह गए, इन्होंने गणेश जी की प्रतिमा बिठा ली बंगाल में। बंगाल के किस सुल्तान ने नृपति तिलक और जगत भूषण की उपाधि धारण की है? तो नृपति तिलक और जगत भूषण की जो उपाधि है वो धारण की गई है अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा। इनका हुसैन अच्छा था तो नृपति तिलक भी लगा दिया और भूषण भी पहना दिए इनको। तो जगत भूषण और नृपति तिलक की जो उपाधि दी गई है वह अलाउद्दीन हुसैन शाह को दी गई है। हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण बंगाल के किस सुल्तान को कृष्ण का अवतार कहा गया है? तो ये इन्हीं को कहा गया है, अलाउद्दीन हुसैन शाह को। इनका हुसैन अच्छा था कृष्ण जी जैसा, तो कृष्ण का अवतार किसे कहा गया है? अलाउद्दीन हुसैन शाह को कहा गया है। बंगाल का कौन सा मुस्लिम शासक है जो कि महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के समकालीन था? तो ये है अलाउद्दीन हुसैन शाह। बंगाल के प्रमुख मुस्लिम शासक जो कि चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है, अलाउद्दीन हुसैन शाह। श्री कृष्ण विजय की रचना किसने की है? तो मालधर वसु के द्वारा की गई है। श्री कृष्ण विजय की जो रचना है वह मालधर वसु ने की है। बंगाल के सुल्तान नसरुद्दीन नुसरत शाह का मूल नाम क्या है? नसीब खां। बंगाल के सुल्तान नसरुद्दीन नुसरत शाह का नाम है नसीब खां। भगवत पुराण
का बंगाली में एक प्रारंभिक अनुवादकार हुसैन शाह की कालावधि में किया गया है। यह अनुवाद कार्य किसने किया है? तो मालधर वसु ने किया है। भगवत पुराण में भगवत पुराण का बंगाली भाषा में प्रारंभिक अनुवाद कार्य हुसैन शाह के समय किया गया था और किसने किया है? मालधर वसु के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। बंगाल के शासक बरबक्शा के बारे में कथन क्या हो जाएगा? बरबक्शा बंगाल के सुल्तान रुकनुद्दीन बरबक्शा प्रथम बंगाली साहित्य के महान संरक्षक रहे हैं। बंगाली साहित्य के क्षेत्र में मालधर वसु की महान उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए बरबक्शा प्रथम ने उन्हें गुणराज खान की उपाधि दी है। ये गुणों के खान है, तो गुणराज खान की उपाधि दी है किनको? मालधर वसु को। तो बंगाल के शासक बरबक्शा के बारे में आता है कि बंगाल के सुल्तान रुकनुद्दीन बरबक्शा प्रथम बंगाली साहित्य के महान संरक्षक रहे हैं। इन्होंने मालधर वसु की महान उपलब्धियों को स्वीकार किया और उन्हें गुणराज खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आता है मेवाड़। मेवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ को कहा जाता है उदयपुर। उदय कर रहा है तो मेवाड़ का वर्तमान नाम क्या है? उदयपुर है। चित्तौड़ पर अधिकार किसके शासनकाल में हुआ था? सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी? हम्मीर देव ने रखी थी। ये हम्मीर देव वही है जिन पर आक्रमण हुआ था। तो चित्तौड़ पर अधिकार करके किसने सिसोदिया वंश की नींव रखी है? तो यह है हम्मीर देव। नेक्स्ट है मेवाड़ राज्य की पुनर्स्थापना किसने की है? तो राणा हम्मीर देव के द्वारा की गई और सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। माना, फन्ना, विशाल नामक प्रसिद्ध शिल्पकार कविराज बानी विलास और योगेश्वर नामक दो विद्वानों को किसने संरक्षण दिया था? तो उनके मोकल के द्वारा दिया गया था। मोकल का संरक्षण प्राप्त था। कौन कौन है? माना, फन्ना और विशाल। माना विशाल फन है इन शिल्पकारों का, और कविराज बानी विलास मतलब कविराज की वाणी में विलास है, और योगेश्वर दोनों को किसने संरक्षण दिया है? मोकल के द्वारा दिया गया है। मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किसने 1448 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था? तो ये कुंभकर्ण या फिर राणा कुंभा के द्वारा। मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था कुंभकर्ण के द्वारा या राणा कुंभा के द्वारा। मेवाड़ के किस शिल्प को हिंदू देव शास्त्र में, तो शास्त्र उनका चित्रण कोश है, तो यह चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को। मेवाड़ के किस शिल्प को हिंदू देव शास्त्रों की चित्रित कोश कहा जाता है? चित्रित कोश मतलब बहुत सारे स्तंभ में चित्र बने हुए हैं, तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। मेवाड़ के किस शासक ने जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका लिखी है? तो ये राणा कुंभा है। तो रसिक प्रिया किस पर लिखी गई है? ये अपने केशव सेन नहीं है, तो ये कौन है? रसिक प्रिया है, जो कि लिखी है राणा कुंभा ने, और गीत गोविंद पर लिखी है। गीत गोविंद किसका है? जयदेव का है। गीत गोविंद पर लिखी है रसिक प्रिया किसकी? राणा कुंभा के द्वारा। सुप्रसिद्ध वास्तुकार मंडन ने किसको संरक्षण दिया है? तो यह राणा कुंभा को। कुंभ में गए, मंगन करवा लिया। सुप्रसिद्ध वास्तुविद हैं मंडन, इनको संरक्षण दिया है राणा कुंभा ने। संगीत राज का लेखक कौन माना जाता है? तो संगीत राज जो लिखा है राणा कुंभा ने लिखा है, और वो भी थी रसिक प्रिया, गीत गोविंद पर लिखी थी, और संगीत राज भी किसने लिखा है? राणा कुंभा ने लिखा है। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो 1527 में हुआ है, बाबर और मतलब राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है। इसके साथ हमारा मेवाड़ होता है कंप्लीट। अब आता है मारवाड़, है ना। मारवाड़ का वर्तमान किस स्थान से जाना जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। मेवाड़ उदयपुर थे, मारवाड़ वर्तमान में क्या है? जोधपुर है। मारवाड़ के राठौर किसके वंशज थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के थे। रा से राष्ट्रकूट और रा से राठौर। जो मारवाड़ के राठौर हैं, यह किनके वंशज माने जाते हैं? राष्ट्रकूटों के
वंशज माने जाते हैं। आधुनिक मारवाड़ राज्य की नींव किसने डाली थी? और ये डाली गई थी चुंद ने, चुन की डाली थी। तो आधुनिक जो मारवाड़ है उसकी नींव डाली गई थी चुन के द्वारा 1394 से 1421 के बीच में, 1394 से 1421 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जोधपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जोधा ने करवाया था। जो जोधपुर है इसलिए इनका नाम रखा गया है ना, जोधपुर का जो दुर्ग है इसका निर्माण जोधा ने करवाया था। आधुनिक बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? बीका ने की थी, इसलिए इसका नाम बीकानेर है। बीकानेर की स्थापना बीका ने की थी। शेरशाह के समय मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव था। मारवाड़ माल था बहुत, तो शेरशाह ने जब इस पर आक्रमण किया, मालदेव यहाँ की मारवाड़ के शासक थे। फिर आते हैं खानदेश। खानदेश मतलब है मध्य प्रदेश, बुरहानपुर। खानदेश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मलिक रजा फारूकी के द्वारा की गई थी। तो राजा नहीं है, मलिक रजा है। खान देश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक रजा फारूकी ने की थी। खानदेश की राजधानी क्या है? बुरहानपुर है। ताप्ती नदी के किनारे लगभग 1400 ईस्वी में बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो नासिर खां फारूकी ने की थी। ताप्ती नदी के तट पर 1400 ईस्वी में बुरहानपुर शहर की स्थापना नासिर खां फारूकी के द्वारा की गई। अब आता है विविध। फाइनली टॉपिक खत्म होने वाला है। गुलबर्गा की जामा मस्जिद के विषय में सही बताइए। भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए हैं कि इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये गुलबर्गा की जामा मस्जिद के बारे में बात हो रही है कि इसमें भारतीय और ईरानी तत्व ऐसे जुड़े हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है। 7 पंक्तियों की व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत्र आच्छादित है। तो गुलबर्गा की जामा मस्जिद है यह भारतीय ईरानी का परस्पर गुथा हुआ है और इसको अलग नहीं किया जा सकता। संपूर्ण संरचना है विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है। 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों में संपूर्ण छत्र आच्छादित है। सुल्तान द्वारा सैन्य बल का पुनर्गठन किया, तत्पश्चात सेनापति को अमीर उल उमरा कहा गया। बरान नामक अधिकारी का एक समूह बनाया गया जिसका काम जरूरत के वक्त फौज को जुटाना था। इसके अलावा 200 यक जवान सिलहदार मतलब सिलहदरान थे जिनका काम सुल्तान के निजी शस्त्रों का संरक्षण करना था। सुल्तान के 400 अंगरक्षक थे। इन्हें खासह खेल कहा गया था। खासा खेल। गुलबर्गा का यह बहमनी सुल्तान कौन है? तो मोहम्मद शाह प्रथम है। तो गुलबर्गा के बहमनी का एक ऐसा शासक मोहम्मद शाह प्रथम जिसके बारे में कहा गया है कि इसने सेनापति को अमीर उल उमरा कहा और बरबरादरान एक अलग से अधिकारी नियुक्त किया जिसका काम होता था वक्त पड़ने पर फौज जुटाना। इसके अलावा 200 अलग इसके पास यक जवान होते थे, सिलह दरान भी होते थे जिनका काम क्या था? सुल्तान के जो निजी शास्त्र हैं मतलब शस्त्र वगैरह हैं उनको संरक्षण देना। और इसके स्वयं के 400 अंगरक्षक थे जिन्हें इसके द्वारा खासा खेल कहा गया है और इनका नाम क्या है? मोहम्मद शाह प्रथम है। ये कहाँ से आते हैं? गुलबर्गा से आते हैं। वरांगल का स्वतंत्र राज्य 15वीं शताब्दी के आरंभ में किसके द्वारा अधिकृत करके सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया था? तो अहमद शाह प्रथम के द्वारा। ये अहमद शाह के द्वारा वरांगल का जो स्वतंत्र क्षेत्र है 15वीं शताब्दी तक इसको अधिग्रहण करके समाप्त कर दिया गया था अहमद शाह के द्वारा। काकतीय वंश ने कहाँ शासन किया है? तो वारंगल में किया है। जो काकतीय वंश है वारंगल में किया। जब अलाउद्दीन खां के द्वारा भी इस पर आक्रमण किया गया था वारंगल के द्वारा। इसमें शायद उस समय रुद्र प्रताप देव थे यहाँ के शासक। अब आते हैं प्रांतीय संस्थापक स्थापत्य कला और उसके वास्तुकार, है ना। तो प्रांतीय स्थापत्य कला में वास्तु, स्थान और निर्माणकर्ता। अहमदनगर का किला अहमदनगर में स्थित है और निजाम शाह इसके निर्माता हैं। अहमदनगर का किला अहमदनगर में स्थित है। अहमद निजाम शाह इसके निर्माणकर्ता हैं। बग ए वहिशत स्वर्ग का बाग इसको कहा जाता है, अहमदनगर में स्थित है और अहमद निजाम शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था।
बग ए वहिशत, स्वर्ग का बाग इसको कहा जाता है, अहमदनगर में स्थित है। अहमद निजाम शाह। रूमी मस्जिद का या मक्का मस्जिद, ये अहमदनगर में स्थित है और अहमद निजाम शाह से संबंधित है। रूमी मस्जिद, मक्का मस्जिद अहमदनगर में स्थित है, अहमद निजाम शाह की है, ये बनवाई है उसने। रूमी खां का मकबरा या पीला मकबरा अहमदनगर में स्थित है, किसने बनवाया है? रूमी खां ने बनवाया है। रूमी खां का मकबरा या पीला गुंबद अहमद शाह में स्थित है और किसने बनवाया है? रूमी खां ने बनवाया है। जामा मस्जिद कहाँ है? बीजापुर में है, बीजापुर में, और आदिल शाह प्रथम के द्वारा बनवाई गई है। जामा मस्जिद बीजापुर में है, आदिल शाह प्रथम ने बनवाई है। गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया है। गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। बाबा फरीद का मकबरा कहाँ पर है? पाटन में स्थित है। बाबा फरीद का मकबरा कहाँ पर है? पाटन में स्थित है। पढ़ लिए बैठे हैं फरीद। अहमदाबाद की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? अहमदाबाद में स्थित है और अहमद शाह प्रथम ने करवाया है। अहमदाबाद की जामा मस्जिद अहमदाबाद में है और अहमद शाह ने इसका निर्माण करवाया है। चंपानेर की जामा मस्जिद चंपानेर में है और महमूद बेगड़ा के द्वारा इसको बनवाया गया है। चंपानेर की जामा मस्जिद चंपा में बेड़ दिए, तो महमूद बेगड़ा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। कमाल मौला मस्जिद किसने बनवाई है? बनवाई नहीं, धार में स्थित है। कमाल मौला मस्जिद कहाँ पर है? धार में स्थित है। जामा मस्जिद मांडू में भी है, इसका निर्माण किसने करवाया है? होशंग शाह ने करवाया और महमूद प्रथम के द्वारा। तो जामा मस्जिद मांडू में जो है उसका निर्माण करवाया है होशंग शाह महमूद प्रथम ने। बहुत सारी जामा मस्जिद है तो अलग अलग नाम से अलग अलग आती हैं। ओके, शाहजहां मतलब शाहजहां तो है नहीं। होशंग शाह का मकबरा किसने बनवाया है? मांडू में है। होशंग शाह ने खुद बनवा लिया था भैया, अपने बच्चों में भरोसा नहीं था कि हम खुद ही बनवा ले, नहीं पता कहाँ गड़ा दिया। तो होशंग शाह का मकबरा मांडू में है, होशंग शाह महमूद प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में है, होशंग शाह के द्वारा बनवाया गया है। हिंडोला महल मांडू में स्थित है, होशंग शाह ने बनवाया है। जहाज महल भी मांडू में है और महमूद प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। जहाज महल मांडू में स्थित है और महमूद प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया है। कुश्क महल खुशक गया मांडू में है, चंदेरी में, और महमूद प्रथम के द्वारा बनवाया। महमूद प्रथम ने कितनी चीजें बनवा ली है? जहाज महल, खुशक महल महमूद प्रथम ने बनवाई है। जामा मस्जिद भी महमूद प्रथम के द्वारा बनाई और होशंग शाह का मकबरा ही महमूद प्रथम या उसने बनवाया, होशंग शाह ने बनवाया है। हिंडोला महल बस है जो कि होशंग शाह, सभी होशंग शाह ने बनवाया है। फिर आते हैं बाज बहादुर। तो बाज बहादुर का महल धार में स्थित है, स्वयं बाज बहादुर ने बनवाया है। रानी रूपमती का महल ये भी धार में है और बाज बहादुर ने बनवाया। बाज बहादुर ने सिर्फ दो चीजें बनवाई हैं, रूपमती का महल और बाज बहादुर का महल। फिर आती है अटाला मस्जिद, जौनपुर में स्थित है, इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है, इब्राहिम शाह शर्की ने इसको बनाया है। लाल दरवाजा मस्जिद ये भी जौनपुर में स्थित है, बीबी राजा के द्वारा बनवाया गया है, महमूद शाह की पत्नी थी ये। तो लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है, बीबी राजा के द्वारा बनवाया गया है, महमूद शाह की पत्नी है। जामा मस्जिद जौनपुर में स्थित है और हुसैन शाह के द्वारा बनवाया गया है। जामा मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में स्थित है, हुसैन शाह इसके निर्माण करता है। झिंझरी मस्जिद जौनपुर में स्थित है, इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा बनवाई गई है। झिंझरी मस्जिद झिरझिर करके चली गई, तो इब्राहिम शाह शर्की ने इसका निर्माण करवाया है जौनपुर में। अदीना मस्जिद पांडुआ में स्थित है और सिकंदर शाह ने इसको बनवाया है। एक लाखी मस्जिद पांडुआ में स्थित है, जलालुद्दीन और मोहम्मद शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था। अदीना मस्जिद पांडुआ में स्थित है और सिकंदर शाह ने बनवाई थी। अदीन का चिराग निकलना, सिकंदर बना दिया, तो अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने। और एक लाख की बनाई थी, तो ये जलील कर करके बनवाई थी जलालुद्दीन और मोहम्मद शाह के द्वारा। बड़ा सोना मस्जिद पांडुआ में भी है और ये भी जलालुद्दीन और मोहम्मद शाह ने बनवाई है। और लोटन मस्जिद पांडुआ में है, जलालुद्दीन और मोहम्मद शाह ने बनाई। देखो ऐसे याद कर सकते हैं। सोने का लोटा 1 लाख रुपए का था, जलील कर करके मोहम्मद शाह ने बनवाया। तो लोटन मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद और इकलौती मस्जिद
ये तीनों ही इकलाथी मस्जिद ये जलालुद्दीन और मोहम्मद शाह ने बनवाया है पांडुआ में। जामा मस्जिद कश्मीर में है, कश्मीर में स्थित है, और सिकंदर बुत शिकन इसको कहा जाता है। तो जामा मस्जिद कहाँ की है? कश्मीर की है, और सिकंदर बुत शिकन के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। तब तक के लिए बाय गाइस। यदि वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। फिर से